Good morning. Today I will discuss the essential features of the unitary constitution. The point which was discussing was formation of new states, alteration of areas, boundaries and names of the existing state. The third point was formation of new state, formation of new states, alteration of areas, names, boundaries of the existing states. Formation of new states, alteration of areas, boundaries and names of the existing state. Third point is formation of new states, alteration of areas, names and boundaries of the existing state. अर्थात हिंदी में से कहा जाता है कि नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं तथा नाम बदलने की संसद की शक्ति, Article 3 formation of new states, alteration of areas, boundaries and names of the existing state. अर्थात नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों को बदलने की संसद की शक्ति। संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वह किसी भी राज्य क्षेत्र को, 2 या अधिक राज्य क्षेत्रों को मिलाकर के किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है अथवा किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम बदल सकती है। अर्थात द पार्लियामेंट में फॉर्म द न्यू स्टेट्स, द पार्लियामेंट इंक्रीज द एरियाज ऑफ द स्टेट, the parliament diminish the areas of the state, the parliament alter the boundaries of the states, the parliament by law alter the names of the states. It means the power has been conferred to the parliament to declare
the areas, names, boundaries and the formation of new state। तो भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अधिकार है कि किसी 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर के किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, अर्थात किसी राज्य क्षेत्र से किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को दोनों को मिलाकर के किसी नया राज्य बना सकती है। दिस पावर हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यह भारतीय संसद को अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कि 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या 2 राज्यों के किसी थोड़े थोड़े भाग को मिलाकर के नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तथा किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है तथा किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है तथा किसी राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करने की शक्ति संसद को दी गई है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार है। यह शक्ति, संसद की यह शक्ति संघात्मक सिद्धांत पर एक आघात है। विशास्त्रियों का मत है कि हमारा संविधान आवश्यकता पड़ने पर जो है एकात्मक रूप धारण कर लेता है। बिकॉज इन इंडिया देयर इज फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, अर्थात हमारा संविधान जो है आवश्यकता पड़ने पर एकात्मक रूप धारण कर लेता है। यद्यपि अमेरिका के संविधान में भी संघात्मक सिद्धांत के लक्षण प्रतीत होते हैं, फिर भी वहां पर कभी कभी ऐसा देखा गया है, आवश्यकता पड़ने पर वहां का संविधान भी एकात्मक रूप धारण कर लिया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आई जब अमेरिका ने भी संघवाद को छोड़ करके एकात्मक रूप धारण कर लिया। तो विशास्त्रियों का यह मत कि संघात्मक सिद्धांत के बावजूद भी एकात्मक सिद्धांत के लक्षण मौजूद है, जो कि संघवाद को, जो कि संविधान को एकात्मक बनाते हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान संघात्मक ही बना रहता है और आवश्यकता पड़ने पर वह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। जब संसद को किसी भी विषय पर विधि बनाना हुआ तो संसद को इसे जो है संघवाद की प्रवृत्ति मजबूत बनती है, क्योंकि अगर हम किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात संसद को अधिकार न दिया जाए किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करने का, किसी बराबर क्षेत्र की सीमा को घटाने का, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने का, किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करने का, किसी भी राज्य का नाम बदलने का, तो हमारे यहाँ संघवाद की प्रवृत्ति मजबूत नहीं होगी। इसलिए भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है ए फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सामान्य परिस्थिति में तो हमारा संविधान संघात्मक बना रहता है, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। तो यह कथन कि भारतीय संविधान एकात्मक है, यह उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियां, आपवादिक परिस्थितियां आती हैं, जबकि हमारे संविधान के अंतर्गत संसद के अधिकार दिया गया है। और अगला पॉइंट है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। चौथा पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकालीन उपबंध।
इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकालीन उपबंध एकात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत भारतीय संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंध को भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपात बताए गए हैं। पहला जो है राष्ट्रीय आपात, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। इसको आर्टिकल 352 में वर्णित किया गया है। दूसरा है संवैधानिक आपात, इसको आर्टिकल 356 में बताया गया है। तीसरा है वित्तीय आपात, आर्टिकल 360 में। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारा संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। राष्ट्रीय आपात, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति विद्यमान होती है तथा वह चाहे भारत के किसी क्षेत्र में हो या पूरे देश में हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा करेगा। मीन्स जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण से भारत का संपूर्ण क्षेत्र या उसका कोई भाग संकट में है, ऐसी परिस्थिति में वह उस भूभाग में या पूरे देश में आपात की स्थिति लागू कर सकता है। और 352 के अंतर्गत जो शक्ति दी गई है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति उद्घोषित करता है कि उस भूभाग में अगर उस क्षेत्र में आपात की स्थिति लागू है या संपूर्ण देश में लागू है, संपूर्ण देश की सुरक्षा संकट में है, तो पूरे देश में आपात की घोषणा कर सकता है। तो है ऐसी परिस्थिति में हमारा संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र के लिए या पूरे देश के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद के हाथ में आ जाता है और पूरी शक्ति संसद के हाथ में आ जाती है। अगर किसी राज्य में स्थायित्व इमरजेंसी लागू है, किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात लागू है, तो उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाती है तथा वहां पर उस राज्य के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अगर पूरे देश में आपात की स्थिति विद्यमान है तो संपूर्ण शक्ति संसद के हाथ में आ जाती है, विधि निर्माण का अधिकार संसद के हाथ में आ जाता है। यह भी जो है एकात्मक संविधान का एक लक्षण है, जो इस प्रकार से विशास्त्रियों का मत कि संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। और दूसरा है संवैधानिक आपात अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता। जब राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है,
अर्थात उस राज्य की सरकार संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे, राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो ऐसे ही में यह पहला राज्य कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर किसी राज्य में इन द स्टेट इन विच देयर आर द पहला राज्य कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा मिलती है या नहीं भी मिलती है, राष्ट्रपति को प्रतीत होता है किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या वहाँ की सरकार संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे। और ऐसी स्थिति में उस राज्य के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद के हाथ में आ जाता है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में वहाँ की विधानसभा भंग कर दी जाती है, पूरी शक्ति संसद के हाथ में आ जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब किसी राज्य का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, जब पूरे देश का या किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है तो ऐसी परिस्थिति में वह आपात की घोषणा कर देता है। उस राज्य के सारे वित्तीय अधिकार अगर किसी राज्य में है तो उस राज्य के का वित्तीय अधिकार या पूरे देश में है तो पूरे देश का वित्तीय अधिकार संसद के हाथ में आ जाती है और संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इमरजेंसी प्रोविजन भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है यह भी ऐसी परिस्थिति में भी एकात्मक रूप धारण कर लेता है। मीन्स संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और विधानसभा के सारे अधिकार संसद में निहित हो जाते हैं, अर्थात उस संबंधित विधानसभा का के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं सब पे संसद को विधि निर्माण की शक्ति मिल जाती है। तो आपातकालीन बंद भी एकात्मक संविधान का एक आवश्यक लक्षण है। अब विधिशास्त्रियों की आलोचना के संबंध में कहा जाता है कि यद्यपि हमारे संविधान में संघात्मक के लक्षण के साथ साथ एकात्मक के भी लक्षण मौजूद हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को दो विश्व युद्धों में हुई आपात की परिस्थितियों के विषय में जानकारी थी, इसलिए वे भारतीय संविधान को एक संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी बनाना चाहते थे, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में हमारा संविधान संघात्मक बना रहेगा, जो कि कनाडा के संविधान संघात्मक सिद्धांत हमारे यहाँ कनाडा के संविधान तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की देन है। हमारा जो संघात्मक संविधान लिया गया है वह है कनाडा के संविधान से तथा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया था कनाडा, तीनों संघात्मक सिद्धांत के उदाहरण है। अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया तीनों संघात्मक सिद्धांत के उदाहरण हैं। यद्यपि हमारे यहाँ संघात्मक संविधान है, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को महत्व दिया गया है। मीन्स केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। आवश्यकता पड़ने पर हमारा संविधान एकात्मक रूप भी धारण कर लेता है और हमारा संविधान संघात्मक रूप भी धारण कर लेता है। जब अमेरिका में 1787 से लेकर अमेरिका का संविधान
संघात्मक बना रहा, लेकिन दोनों विश्व युद्धों में ऐसा देखा गया कि अमेरिका में का संविधान संघात्मक होते हुए भी वहाँ पर एकात्मक के लक्षण मौजूद थे। वहाँ पर संविधान ने एकात्मक रूप धारण कर लिया। इसलिए केसी व्हीयर महोदय भारत के संविधान को भारत के संविधान को संघात्मकम, भारत के संविधान को क्वासी फेडरल मानते हैं। क्वासी फेडरल मतलब अर्धसंघीय मानते हैं, अर्थात संघात्मक कम, एकात्मक अधिक। लेकिन वह अमेरिका के संविधान की तुलना करते हुए कहते हैं, यद्यपि अमेरिका में संघात्मक सिद्धांत का संविधान संघात्मक है, कभी की आवश्यकता पड़ने पर एकात्मक रूप धारण कर लेता है, लेकिन जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, इसमें संघात्मक सिद्धांत के लक्षण होते हुए भी संसद को अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर एकात्मक रूप धारण कर लेता है। और जेनिंग्स महोदय ने फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है। फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, अर्थात ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। बिकॉज इन आर्टिकल 1 इट इज स्टेटेड दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात हमारे यहाँ राज्य जो है संघ पर आधारित है, न कि अमेरिका की तरह संघ जो राज्यों पर आधारित है। इसलिए हमारे यहाँ ये फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग की बात कही गई है, ये फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग की बात कही गई है। इस आधार पर दोनों को समीक्षा के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह से संघात्मक है, न तो पूरी तरह से एकात्मक है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। जब दोनों के लक्षणों को देखने में कहा जा सकता है भारत का संविधान न पूरी तरह संघात्मक है न एकात्मक है, बल्कि दोनों के जो है लक्षण इसमें मौजूद है, दोनों का सम्मिश्रण है। एक इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, whether the nature of the Indian Constitution is federal, nature of Indian Constitution is federal, Constitution is federal or unitary, federal or unitary, तेरी डिस्कस, इसको हिंदी में लिख लीजिए। क्या भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, दोनों की विवेचना करेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, एकात्मक है या एकात्मक, इसकी विवेचना कीजिए, तो यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस पर नोट्स बना लिए, प्रिपेयर नोट्स ऑन दिस टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, विवेचना कीजिए। Thank you very much. I will deliver the lecture tomorrow.